आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल की एक नई श्रृंखला के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये नई श्रृंखला भौगोलिक चिंतन की है और हम इसमें ये देख रहे हैं कि किस प्रकार भिन्न भिन्न विद्वानों ने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनके क्या क्या योगदान है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अपने इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके बाद शास्त्रीय काल में भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है। शास्त्रीय काल में भूगोल का जो समय अवधि है इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्रथम शास्त्रीय काल ये प्राचीन शास्त्रीय काल है और द्वितीय शास्त्रीय काल ये नवीन शास्त्रीय काल है। प्राचीन प्रथम शास्त्रीय काल जिसकी समय अवधि 600 BC से लेकर के 300 AD तक मानी गई है और द्वितीय शास्त्रीय काल जिसकी समय अवधि 18वीं शताब्दी की मानी गई है। प्रथम शास्त्रीय काल को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान और दूसरा हम देखेंगे कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद रोमन भूगोलवेत्ता आते हैं जिन्होंने भूगोल के ज्ञान को अत्यधिक आगे बढ़ाया है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में हम होमर की बात करेंगे, थेल्स, इसके बाद क्रम से एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस और प्लेटो के बाद अरस्तु, इरेटोस्थनीज और हिपार्कस के साथ साथ लास्ट में हम देखेंगे कि पॉसिडोनियस का क्या योगदान है भूगोल के क्षेत्र में। और रोमन भूगोलवेत्ताओं में हम देखेंगे स्ट्रैबो, पेलिनी और टालमी तथा पंपेनियस मेला का भूगोल के विकास में क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल में भूगोल का विकास। प्राचीन काल में भूगोल का विकास, देखिए अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो भारत देश में अनेक महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं जिन्होंने भूगोल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखी है और इन्हीं के ज्ञान के आधार पर भूगोल क्या है, एक आधारशिला खड़ी होती है। अगर भारत में इन विद्वानों की बात करें तो महत्वपूर्ण नामों में बारहमिहिर का नाम है। बारहमिहिर महोदय ये ऋषि थे। ब्रह्मगुप्त, किसका नाम आता है? ब्रह्मगुप्त का। इसके बाद आर्यभट्ट और आर्यभट्ट के साथ साथ भास्कराचार्य और भास्कराचार्य के बाद उत्पल के बाद विजय और विजय के साथ साथ एक नाम और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है नंदी। इन्होंने भूगोल के विकास की आधारशिला रखी जिसमें हमने कौन कौन से नाम बताए हैं? बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, उत्पल और विजय के साथ साथ एक नाम और आता है जिसका नाम क्या है? नंदी। देखिए अगर हम इन विद्वानों में आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। उन्होंने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है और हमारी पृथ्वी की जो परिधि है वो 24,835 मील है। कितनी? पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताई, जो वर्तमान में बिल्कुल सच्चाई के करीब है। तो आर्यभट्ट के बाद हम अगर एक दूसरा नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या है? बारहमिहिर का। बारहमिहिर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका, जिसमें खगोल शास्त्र की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? खगोल शास्त्र की बात की गई। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है जिनका नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इसमें भी भौगोलिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो हमने क्या बताया कि बारहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी और इसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से
ग्रह, तारों और नक्षत्रों की बात है। आर्यभट्ट दूसरे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, और इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि बताई वो कितनी बताई, 24,835 मील बताई, जो करीब करीब सच्चाई, जो सत्यता के बिल्कुल करीब है। और दूसरे विद्वान जिनका मैंने नाम लिया, भास्कराचार्य, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इसमें भी भौगोलिक घटनाओं का जिक्र है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो भूगोल था, आने वाले भविष्य के लिए इस प्राचीन काल के का जो ज्ञान था, इस ज्ञान के पर एक आधार बना हुआ है भूगोल का, और इस ज्ञान ने आधारशिला रखी, और आगे आने वाले विद्वानों ने इस आधार को मानते हुए अपने ज्ञान को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया है। इस कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो शास्त्रीय काल में भूगोल के अगर विकास की बात करें तो इसकी समयावधि हमने कितनी बताई है, 600 बीसी से लेकर के 300 एडी के मध्य। आइए अब हम देखते हैं शास्त्रीय काल में भूगोल का विकास। शास्त्रीय काल में भूगोल का विकास, और इस शास्त्रीय काल में सबसे पहले देखेंगे प्रथम शास्त्रीय काल। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस शास्त्रीय काल में यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। पहले कौन है, यूनानी भूगोलवेत्ता, और दूसरा किसका नाम आता है, रोमन भूगोलवेत्ताओं का। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं में हम देखेंगे जो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका नाम है, होमर का। किसका नाम है, होमर का। क्या नाम है, होमर। होमर के अगर समय अवधि की बात करें तो ये 900 बीसी का समय है। कितना समय है, 900 बीसी का। होमर ने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। उनमें एक का नाम है इलियड और दूसरे का नाम है ओडिसी। हमने क्या बताया कि होमर, इनकी समय अवधि कितनी है, कब ये आते हैं, 900 बीसी के समय काल में। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। पहली किताब का नाम क्या है, इलियड, और दूसरी किताब का नाम क्या है, ओडिसी। इन दोनों किताबों में कुछ स्थानों का वर्णन है। किसका वर्णन है, स्थानों का वर्णन है। और इन स्थानों के साथ साथ जो है जनपदों का वर्णन है, और जनपदों के साथ साथ मनुष्यों का भी वर्णन है। किसमें, किस किताब में, इलियड और ओडिसी किताब में। इनका मानना था, होमर का मानना था कि हमारी पृथ्वी गोल है। इनका क्या मानना था कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। और ये क्या मानते थे कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जलीय भाग है, जिसे क्या कहते थे, सागर सरिता। क्या कह रहे थे कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जलीय भाग है। इस जलीय भाग को इन्होंने क्या कहा, सागर सरिता। और इन्होंने क्या बताया कि इसी सागर सरिता से एक तरफ सूर्य निकलता है और दूसरी तरफ सूर्य जाकर के अस्त हो जाता है। और इन्होंने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर आकाश है। क्या है, आकाश है। और ये आकाश चारों तरफ बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। ये कौन बता रहा है, होमर। इस प्रकार हमने क्या बताया, होमर की समय अवधि आपको याद रखना है, 900 बीसी की है। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, इलियड और ओडिसी, जिसमें स्थानों और जनपदों के साथ साथ मनुष्यों का भी वर्णन है। और इन्होंने क्या बताया कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है और चारों तरफ क्या है, सागर सरिता से घिरी हुई है, जिसमें एक तरफ से सूर्य निकलता है और दूसरी तरफ से सूर्य अस्त हो जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के ऊपर आकाश है और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। इसके बाद इन्होंने और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। वो क्या थी, पवनों के संबंध में इन्होंने क्या बताया
कि इस पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर पवनें बहती हैं, किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो पवनें बहती हैं, इन पवनों को इन्होंने क्या कहा, बोरस। इन्होंने क्या कहा, बोरस। और जो पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, दक्षिण से जो पवनें उत्तर की ओर बहती हैं, इन पवनों को इन्होंने क्या कहा, नोटस। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि कुछ पवनें ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसे पूर्व से किधर बह रही हैं, पश्चिम की ओर बह रही हैं। ऐसी पवनों को इन्होंने क्या कहा, ह्यूरस कहा। और कुछ ऐसी पवनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पवनों को इन्होंने क्या बताया, जेफरस। इस प्रकार होमर ने इस पृथ्वी पर पवनों की दिशा के आधार पर उनका नामकरण किया और क्या बताया कि जो पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं, ये पवनें बोरस हैं। जो पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, ये पवनें ह्यूरस हैं। और जो पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं, ये पवनें नोटस हैं। और जो पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं, इन पवनों को इन्होंने क्या कहा, जेफरस कहा। इसके बाद हम दूसरे भूगोल वेत्ता पर आते हैं जिसका नाम है थेल्स। क्या नाम है, थेल्स। थेल्स, अगर हम इनकी समय अवधि की बात करें तो ये 700 BC का समय माना गया है। कितना समय माना गया, 700 BC का। थेल्स महोदय ने एक दर्शन की स्थापना की थी। वो दर्शन कौन सा था, हमने क्या बताया, इन्होंने एक दर्शन की स्थापना की थी। उस दर्शन का नाम था आयोनियन दर्शन। क्या नाम था, आयोनियन दर्शन। इसीलिए थेल्स को आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयोनियन दर्शन का पिता। अगली बात, इन्होंने ज्यामिति के आधार पर, ज्यामितीय गणित के आधार पर, हमने क्या बताया, ज्यामितीय गणित के आधार पर अनेक प्रमेयों की रचना की थी। क्या किया था, ज्यामितीय गणित के आधार पर अनेक प्रमेयों की रचना की थी। और पहला ऐसा विद्वान, थेल्स पहला ऐसा विद्वान जिसने पृथ्वी पर दो स्थानों के मध्य दूरी को भी, किसको, दूरी को नापने का प्रयास किया। हमने क्या बताया, आयोनियन दर्शन के पिता हैं। अगली बात हमने क्या बताई, ज्यामितीय गणित के आधार पर इन्होंने प्रमेय की रचना की। और अगली बात हमने क्या बताई कि पृथ्वी पर दो स्थानों के मध्य दूरी को इन्होंने नापने का प्रयास किया। और क्या बताते हैं कि इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी नुमा माना, डिस्क शेप्ड, पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी के आकार को कैसा माना, तस्तरी यानी प्लेट के आकार, तस्तरी नुमा माना। या डिस्क, डिस्क आप लोग जानते होंगे, डिस्क के आकार की, पृथ्वी को कैसा माना इन्होंने, डिस्क के आकार का माना। और इनके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है वो क्या है कि पहले ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने गणितीय भूगोल की, हमने क्या बताया, गणितीय भूगोल की आधारशिला रखी। क्या रखा, गणितीय भूगोल की आधारशिला। इतनी बातें आपको किसके बारे में जानना है, थेल्स के संबंध में। समय अवधि 700 BC की। इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, इसीलिए इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। ज्यामितीय गणित के आधार पर इन्होंने अनेक प्रमेयों की रचना की। इसके साथ साथ पहली बार पृथ्वी पर दो स्थानों के मध्य की दूरी को ये नापने का प्रयास करते हैं और पृथ्वी के आकार को ये तस्तरी नुमा बताते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने गणितीय भूगोल की भी आधारशिला रखी। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम है यूनानी भूगोलवेत्ताओं में, वो किसका है, एनेक्सिमेंडर का। किसका नाम है, एनेक्सिमेंडर का। अगर हम
एनेक्सीमेंडर के समया अवधि की बात करें तो 610 बीसी से 610 समय अवधि की बात करें तो ये समय अवधि 610 से 546 बीसी के मध्य की है। कितनी है? 546 बीसी के मध्य। एनेक्सीमेंडर, इन्होंने एक विशेष यंत्र का आविष्कार किया था। हमने क्या बताया? एक विशेष इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया था जिसे क्या कहा गया था? नोमोन। और जो अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है एनेक्सीमेंडर के संबंध में, वो क्या है कि पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने, प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। विश्व का पहला मानचित्र बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहला ऐसा विद्वान जिसने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाता है। और इसने क्या बताया कि ये जो मानचित्र है इसके चारों तरफ जलीय भाग है और इस जलीय भाग को इन्होंने क्या कहा? सागर सरिता। किसने? एनेक्सीमेंडर ने। और थेल्स के साथ साथ एनेक्सीमेंडर ने गणितीय भूगोल के संबंध में, किसके संबंध में? गणितीय भूगोल के संबंध में अत्यधिक कार्य किया है। यानी थेल्स के बाद दूसरा ऐसा विद्वान एनेक्सीमेंडर जिसने गणितीय भूगोल के संबंध में या गणितीय भूगोल के संबंध में विशेष अध्ययन किया और गणितीय भूगोल के ज्ञान को इसने क्या किया है? आगे बढ़ाया है। तो इनके संबंध में कितनी बातें जाननी है कि समयावधि 610 से 546 बीसी की है। विशेष यंत्र, ये घड़ी की सुई के आकार का था, नोमोन। इसका नाम क्या था? नोमोन। इस नोमोन की सहायता से देशांतरों की स्थितियों का निर्धारण किया जाता था। क्या मैंने बताया? देशांतरों की स्थितियों का निर्धारण किया जाता था। प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया और इस मानचित्र के चारों तरफ क्या बताया कि एक जलीय भाग है। उस जलीय भाग को इसने क्या बताया कि ये सागर सरिता है। इसके बाद एक अगला विद्वान आता है जिसका नाम है हिकैटियस। क्या नाम है? हिकैटियस। हिकैटियस, अगर हम इसके समय अवधि की बात करें तो ये लगभग समय अवधि कब की है? 520 बीसी के आसपास। हिकैटियस के संबंध में कहा जाता है कि पहला विद्वान, हमने क्या बताया? पहला विद्वान जिसने पहली बार भूगोल के ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। यानी पहला ऐसा विद्वान जिसने भूगोल के ज्ञान को क्या किया है? क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। सीक्वेंस के साथ भूगोल के नॉलेज को यह व्यक्ति रखता है। इसीलिए इस विद्वान को, किसको? हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था जस पेरिडियस। बुक का नाम क्या है? जस पेरिडियस। इनकी किताब का नाम क्या है? जस पेरिडियस। इनके समय काल में कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता था? हिरकैनियन सागर। कैस्पियन सागर को हिरकैनियन सागर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिरकैनियन सागर। कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता था? हिरकैनियन सागर। ठीक है। तो जस पेरिडियस किताब लिखी है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? जस पेरिडियस। बाद में जब इस किताब का प्रकाशन होता है तो इस पुस्तक को पेरीप्लस के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? पेरीप्लस। और पेरीप्लस किताब का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
तटीय सर्वेक्षण। तो इतनी बातें आपको किसके संबंध में जाननी है? हिकैटियस के। इस किताब के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जसपेरोडियस के बारे में। कहा गया कि ये प्रादेशिक भूगोल का, किसका? प्रादेशिक भूगोल की पहली किताब है प्रथम किताब, पहली किताब किसकी? प्रादेशिक भूगोल की। तो हमने बताया कि हिकैटियस की जो समय अवधि है 500 BC की समय अवधि है। पहला विद्वान है जिसने भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, इसीलिए इस विद्वान को भूगोल का पिता कहा गया। इसने एक किताब लिखी है जसपेरोडियस, और जसपेरोडियस का जो बाद में प्रकाशन होता है पेरिप्लस के नाम से होता है, और इसको जब हिंदी अनुवाद करके देखा गया इसका नामकरण क्या किया गया? तटीय सर्वेक्षण। और जसपेरोडियस जो किताब है ये भूगोल की पहली किताब है जिसमें प्रादेशिक भूगोल का वर्णन है। और इसके समय में जो कैस्पियन सागर है इसे क्या कह दिया गया था? हिरकैनियन सागर। इसके बाद जो दूसरा विद्वान आता है उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। इसकी अगर समय अवधि की बात करें तो 484 से 425 BC के मध्य का समय है। 484 से 425 BC के मध्य का समय। तो हेरोडोटस, इससे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय प्रसिद्ध हुई थी। इसने क्या बताया था कि समस्त इतिहास का अध्ययन, क्या कहा? समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। क्या बताया कि समस्त इतिहास का अध्ययन कैसे करना चाहिए? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में। और समस्त भूगोल का अध्ययन कैसे करना चाहिए? समस्त भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। यानी आप भूगोल को पढ़िए तो इतिहास को ध्यान में रख करके, और यदि इतिहास का अध्ययन करिए तो भूगोल को ध्यान में रख करके। और दूसरी बात हमने और इनके बारे में मैंने क्या बताया? इन्हें इतिहास का क्या कहा गया? पिता। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे हेरोडोटस। ये अफ्रीका गए और अफ्रीका में नील नदी के सहारे चलते चले गए और वहां के नील नदी के डेल्टाई भागों में पहुंच गए, जिसने मानचित्र के आधार पर पहला ऐसा विद्वान जिसने मानचित्र पर क्या खींचा? यामोत्तर रेखाएं खींची, मेरिडियन रेखाएं खींची। इसका श्रेय इन्हीं हेरोडोटस को ही जाता है। ये कैस्पियन सागर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? कैस्पियन सागर। और नाव के द्वारा कैस्पियन सागर का इन्होंने क्या कर लिया? भ्रमण किया। और इस आधार पर इन्होंने क्या कहा कि कैस्पियन सागर वास्तव में एक प्रकार का क्या है? बंद सागर।